सागर अपने कपड़े सामान जल्दी जल्दी से बैग में भर रहा था। लगता था कि वह बहुत जल्दी में है। तभी माँ ने एक फोटो हाथ में लिए कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने वो एक उचटती हुई निगाह कमरे में अस्त व्यस्त सामान पर डाली। बेटा, इसे देख ले। पहले भी 2-3 बार तुम्हें दे चुकी हूँ, पर तुम तो देखते भी नहीं। धीरे धीरे 6 महीने होने को आए, लड़की वाले जल्दीबाजी कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। सागर ने फोटो फेंक दिया। सागर, जाओ, उन्हें जवाब दे दो, मैं शादी नहीं करूंगा। ओह, वैसे भी बड़ी देर हो गई है। माँ, मैं राहुल के साथ गांव जा रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़ा शिवरात्रि का मेला लगता है। बड़ी दूर दूर से लोग देखने आते हैं। साथ में विराट और वरुण भी जा रहे हैं। 8 दिन लग जाएंगे। ओह, जल्दी से माँ, उसने माँ के पैर छुए और निकल गया। शाम तक सब लोग गांव पहुंच गए थे। राहुल का मकान खूब बड़ा व अच्छा बना था, पर बहुत पुराना लग रहा था। एक चौकीदार के अलावा वहां कोई नहीं रहता था, क्योंकि राहुल के सभी घर वाले तो दिल्ली में ही रहते थे। उसके आने का समाचार पहले ही मिल चुका था, इसलिए पूरा घर साफ था। किचन की व्यवस्था चौकीदार ने ही संभाली थी। दूसरे दिन सुबह सभी तैयार होकर उत्सव देखने के लिए निकल पड़े। रोज चाहे गांव के लोग कैसे भी रहते हों, पर आज सभी भक्ति के रंग में डूबे हुए थे। उत्सव मंडप की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। गांव के बाहर लगभग 1 किलोमीटर एक विशाल झील के किनारे बहुत पुराना शिव मंदिर है। वहीं फागुन मास में हर साल शिवरात्रि का मेला लगता है। सागर को इससे पहले इतनी दूर अनजानी जगह प्रकृति को की गोद में इतने नजदीक से देखने का दृश्य नहीं मिला था। फागुन के बसंत का यौवन अपने चरम पर था। सर्वत्र इंद्रधनुषी रंगों का मायाजाल फैलाए। पीले फूलों वाले सरसों के खेत, सेमल के लाल लाल फूलों वाले वृक्षों की कतारों से अपना आंचल सजाए। असंख्य पुष्पों, आम के बौर से सुरभित बयार से सेहरती धरा सुंदरी ने जैसे घूंघट उतार कर रख दिया था। मंत्रमुग्ध, सम्मोहित सा सागर इस अपार नैसर्गिक सौंदर्य को आंखों से में भरता हुआ ना जाने कितनी दूर निकल गया। सहसा खिलाहट से उसकी तंद्रा टूटी। अनजाने में चलते चलते झील के उस स्थान पर आ गया था जहाँ कई लड़कियां किनारे पर बैठी एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए चुहलबाजी कर रही थी। देख पंखुड़ी, आज तो भगवान की जमकर परिक्रमा करना। तेरे मन का मीत तुझे जरूर मिल जाएगा। धत बेशर्म कहीं की, अब यहाँ से चलो, नहीं तो सब कलश लेकर चले जाएंगे। पंखुड़ी की आवाज की मधुरता सागर के कानों से होते हुए उसके हृदय में हलचल मचाने लगी। वह झट से सेमल के पेड़ की ओट में हो गया। अब वह पंखुड़ी की एक झलक पाना चाहता था, यद्यपि उसके शहरी शिष्टाचार के नियम उसे इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। अब पंखुड़ी उठकर खड़ी हो गई। सवेरे सवेरे भगवान अंशमाली ने स्वर्णिम प्राची से बड़ी उदारता से स्वर्ण भर भर कर झील कर के पानियों को सुनहरा कर दिया था। पेड़ों के छत पत्तों से छन छन कर आती धूप ने पंखुड़ी के बालों में लगे लाल लाल फूलों के गुच्छे ने एक अद्भुत रंग सजोना शुरू रच दी थी। बड़ी बड़ी आंखों की लंबी पलकों को लटों को समेटते वह धीरे सीधे सागर के हृदय में आकर बैठ गई थी। सागर मन ही मन में यह कह उठा, बस तुम्हारी ही तो कल्पना कर रहा था मैं। तुम्हारी ही तलाश में तो भटकता रहा। कहाँ घूम रहे हो? कितनी देर से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? यह वरुण की आवाज थी। वो मैं सागर अटकते हुए बोला। वो मैं क्या? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। विराट हंस रहा था। चलो यार, इसको ले चलो, मालूम पड़ता है। सभी लोग मंदिर की परिक्रमा को देखने चले आए। हर हर महादेव का गगनभेदी जय घोष करते लोगों का जत्था अब लौट रहा था। उसके बाद महिलाओं की एक टोली कोई गीत गाते हुए वापस गांव की ओर जा रही थी। सभी पीले लाल रंग के वस्त्र पहने थे। उनमें सबसे पीछे पंखुड़ी धीरे धीरे जा रही थी। सहसा उसने पीछे मुड़कर सागर की ओर देखा।
नजर टकराते ही उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। जाने में या अनजाने में पता नहीं, उनके गीत की आवाज क्रमशः धीमी होती जा रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे गीत की टूटी हुई कड़ियां यहीं गूंज रही हैं। मेले में घूमते घूमते थक कर सभी लोग शाम को लौट आए। खा पी कर विराट, राहुल, वरुण सोने चले गए, पर सागर की को नींद नहीं आ रही थी।